पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री में भी अपना नाम बनाया है। क्योंकि मैं खैबर पख्तूनख्वा के ऐसे एरिया से हूँ जहाँ से बहुत कम लोग जो है वो मीडिया इंडस्ट्री में आते हैं। मैं छोटे छोटे बच्चों को एक्सप्लोर करने से बेहतर बड़े माइंड्स को एक्सप्लोर करें। चौंक जाता है कि यार वहाँ की लड़की और इस तरह की अक्सर लोग जो है ना वो समझते हैं कि पठान बड़े अपोजिंग होते हैं, जब घर के मर्द आगे हो जाए तो खवातीन भी ना साथ शामिल हो जाती है। सबसे पहली कमाई जो होती है तो वो कितनी थी? अभी जाती हूँ टीम में, मैं एक वाहिद लड़की हूँ, मैं चाह रही हूँ अल्लाह हाफिज। ये हैरेसमेंट तो बहुत ऑड वर्ड हो जाएगा, इसके लिए हम रुशना ज़मीर से मिलने आए। अल्लाह हाफिज। आई वाज वेरी स्टूपिड एट दैट टाइम। थाली में रख के सब कुछ मिलता रहे तो फिर इंसान को मज़ा भी नहीं आता। तुम ऐसे आई ना घर तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूँ। और बहुत सारी वीडियोस भी ऐसी आ जाती हैं जो कि नहीं आनी चाहिए। चीज़ का किस तरह से इस्तेमाल ताकि पॉजिटिव चेंज आ सके। वीलॉग्स वाला कल्चर था ना वो अपने घरों के अंदर ले आए हैं। यही कैमरा अगर मैं अपने घर ले जाती हूँ तो मतलब घर की एक एक चीज़ उसमें दिखाई दे रही। वो जो कंट्री वाला था उस पर मेरे ख्याल से कुछ 4000 व्यूज़ थे कि आप हमारे फ्रिज को एक्सप्लोर करें, इसके ऊपर कुछ 4 मिलियन व्यूज़ थे। हमारी आगे की नस्लों की ये तरबियत चल रही है इसमें। कुछ ऐसा कंटेंट भी बना सकते हैं जो हमारे मुआशरे के मसाइल को उजागर करे और उनका सोल्यूशन भी बताए। हमारे आजकल माँ बाप क्या करते हैं, बच्चों को फ़ोन दे देते हैं। साल का बच्चा मेरी जान छोड़ दे फ़ोन इस्तेमाल कर ले। लोगों का इंटरेस्ट कान पकड़ के हम सीधा नहीं कर सकते। और अगले दिन आके वो उस पर माफिया मांग रहे होते हैं। जो भी ब्लॉग बना रहे हैं, वीलॉग बना रहे हैं, ये कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, आप रिसर्च करें। आपके पास अपने कान हैं, आपके पास अपनी आंखें हैं, आपके पास अपना दिमाग है। कि ज़राए से चलने वाली खबर कदरे बेहतर है कि आप परफेक्ट खबर दे दें और बाद में वो फेक हो जाए। ये तो बहुत रूड है, ये बहुत बदतमीज। लेकिन किस तरह से कैमरे के सामने खुद को लाया जाए? मैं बातें ज़्यादा करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। एपीपी के स्पेशल पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मलिक अली रज़ा। नाज़रीन, इस पॉडकास्ट में हम लोग बात करते हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे पाकिस्तान के नौजवान हैं जो कि पाकिस्तान में किसी भी इंडस्ट्री में अपना एक नाम बनाते हैं और अपनी एक पहचान बनाते हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ जो ख़ातून मौजूद हैं, उन्होंने पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री में भी अपना नाम बनाया है, मीडिया इंडस्ट्री में भी नाम बनाया है और अब एक पॉडकास्ट जो है होस्ट कर रही हैं और बहुत ज़बरदस्त किस्म का कंटेंट भी बना रही हैं। जी हाँ, मेरे साथ मौजूद हैं रुशना ज़मीर, जो कि आज हमारे पॉडकास्ट में तशरीफ़ लाई हैं। रुशना, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपने हमें वक्त दिया। मैंने इंट्रोडक्शन में कुछ चीज़ें बताई हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जो बाकी चीज़ें रह गई हैं वो खुद बता दें कि आप क्या कुछ करती हैं। अली, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया मुझे इन्वाइट करने के लिए। एंड थोड़ा सा और बीच में ऐड ऑन करूँगी, मैंने शुरुआत जो की थी वो हम नेटवर्क के साथ की थी। 2 साल मैंने उनके साथ काम किया, उसके बाद मैंने पीटीवी के साथ काम किया। दैट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। और उसके बाद अब जो है वो दी सॉल्ट रेंज के नाम से पॉडकास्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारे मल्टीपल गेस्ट होते हैं, सोशल मीडिया से भी होते हैं, सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज़ जो उनको भी बुलाते हैं, पॉलिटिशियंस भी होते हैं, एक्टर्स भी होते हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी होते हैं। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन। बस आजकल मैं यही कर रही हूँ। सही। अच्छा, हम ज़रा स्टार्ट से करते हैं क्योंकि जब हम इस फील्ड में आते हैं, क्योंकि ओबियसली जो यंगस्टर्स हैं वो इस फील्ड में आना भी चाहते हैं, मीडिया फील्ड में, और बहुत सारी उनको चैलेंजेस भी होते हैं। बट हम स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले तो आप अपना ताल्लुक़ बताएं, किस शहर से है, क्योंकि रुशना ज़मीर का ताल्लुक़ बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कहाँ से है, और हम चाहते हैं कि आज नाज़रीन को पता चले कि रुशना है कौन, कहाँ से आई हैं, और अब जो इस्लामाबाद में मौजूद हैं और अपना नाम बना के लोगों को एंटरटेन भी कर रही हैं, उनके साथ जो है ना वो गपशप भी लगाती हैं। तो ये सारा सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? अच्छा, ये ना बड़ा शॉकिंग होता है जब भी मेरे से कोई मिलता है। इवन जब मेरे उसमें भी किसी भी इंटरव्यू में गेस्ट आते हैं ना, तो मुझसे पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं, और मैं बताती हूँ कि मैं किस जगह से हूँ, तो उनको पहला शौक मिलता है। ठीक है। अच्छा। और शौक इसलिए मिलता है क्योंकि मैं खैबर पख्तूनख्वा के ऐसे एरिया से हूँ जहाँ से बहुत कम लोग जो है वो मीडिया इंडस्ट्री में आते हैं। बल्कि मैं बोलूँगी शायद कोई बहुत छोटा सा चंक है, 1 या 2% लोग हैं जो मीडिया में आते हैं, बल्कि इस तरह की जॉब्स में भी आते हैं। सो मेरा ताल्लुक़ बेसिकली बाजोड़ से है, और ये शॉकिंग इसलिए हो जाता है कि वहाँ का एक इमेज बना हुआ है कि वहाँ की ख़वातीन बुरखे पहनती हैं, बड़ी कवर्ड रहती हैं, लेकिन वो एक, मैं बोलूँगी गेम चेंजर हूँ मैं उनके लिए। ठीक है, इमेज चेंजर हूँ। हाँ, कंट्रीब्यूशन है मेरी। सो बाजोड़ से मेरा ताल्लुक़ है। और स्टार्ट जो है वो ये था कि जब एडमिशन मैं ले रही थी तो मेरा वैसे था कि मैं साइकोलॉजी की तरफ जाऊँ। अच्छा। मेरा थोड़ा इंटरेस्ट था कि यार मैं पढ़ूंगी ह्यूमन साइकोलॉजी है क्या, लोगों के दिमागों को लोगों के दिमागों को कुरेदने की कोशिश। लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो कहते हैं कि लाइल्मी 1000 नेमत है, जितना आप कुरेदने की कोशिश करते हैं उतना आप प्रॉब्लम्स में जाते हैं। तो फिर मैंने उससे थोड़ा सा डाइवर्ट किया, और घर वालों की भी सजेशन आई कि यार तुम मीडिया में चली जाओ, आजकल बड़ा इसका स्कोप भी है। सो मैस कम्युनिकेशन पढ़ा। जब मैस कम्युनिकेशन का मेरे ख्याल से 7th सेमेस्टर था मेरा, तो मैंने एक चैनल के साथ इंटर्नशिप स्टार्ट की।
थोड़ा मैंने उसको एंजॉय किया, फिर मुझे मज़ा नहीं आया। मैंने कहा नहीं यार, ये तो बड़ी कोई अजीब सी फील्ड है। अच्छा। तब मुझे थोड़ी हेक्टिक लगी, क्योंकि बीइंग अ स्टूडेंट भी थोड़ा वो जो क्रेज़ था, चार्म था, वो मेरा ख़त्म हो गया। फिर मैंने कहा कुछ और ट्राई करनी। मैंने कुछ 1.5 साल मैंने टीचिंग की। मैंने कहा यार इसको ट्राई करके देखते हैं। वो मैंने एक चैलेंज लिया, क्योंकि मैंने कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि मैं टीचिंग करूँगी। वो मैंने उसको बड़ा एंजॉय किया। मैंने कहा यार ये तो बड़ा मज़ा आता है, आप जब लोगों को एक्सप्लोर करते हैं, आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो आपको बड़ा मज़ा आता है। उसके बाद मैंने फिर जो है मैंने सोचा नहीं, बैक टू पेविलियन, आप अपनी फील्ड में दोबारा आ जाएं। जहाँ से छोड़ा था वहाँ का सफर दोबारा शुरू किया। मैंने कहा छोटे छोटे बच्चों को एक्सप्लोर करने से बेहतर आप बड़े माइंड्स को एक्सप्लोर करें। सो उससे जो है ना मैं फिर मीडिया पे शिफ्ट हुई, और इट्स बीन 4 years कि मैं मीडिया में हूँ। ओके अच्छा, हम जब देखते हैं कि कोई भी मीडिया फील्ड में आता है, ओबियसली आपने जब बाजोड़ का नाम लिया तो हर बंदा चौंक जाता है कि यार वहाँ की लड़की और इस तरह की लाइक होस्टिंग भी कर रही हैं और मीडिया में भी हैं, और इतना जो है कह सकते हैं कि स्क्रीन के ऊपर आना इट्स सेल्फ एक बहुत बड़ा चैलेंज भी होता है। तो क्या फीडबैक मिलता है फैमिली की तरफ से? जो सपोर्ट थी वो कैसी थी, और जो अब अगर आप बाजोड़ के इलाके के लोगों से मिलती हैं तो फीडबैक क्या होता है? अच्छा, फीडबैक मैं बोलूँगी आई एम लकी टू बी वन ऑफ दोज पीपल जिनको बड़ा पॉजिटिव फीडबैक मिलता है। और मैं ये भी मेंशन करूँगी कि मैं अपने फादर की वजह से मीडिया की फील्ड में आई हूँ। अक्सर लोग जो है ना वो समझते हैं कि पठान बड़े अपोजिंग होते हैं इस चीज़ में। मेरे भाई और मेरे अब्बू ही थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा फोर्स किया कि तुम जाओ, इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं। और मेरे घर में मतलब हम 6 बहन भाई हैं, सबकी बड़ी वैरायटी है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, इस तरह से ना सब अलग अलग फील्ड्स में। तो मुझे भी उन्होंने कहा कि तुम इस तरह की किसी फील्ड में ना जाओ, तुम डिफरेंट उसमें जाओ। तो बाबा और भाई की बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी। फिर जाहिर है जब घर के मर्द आगे हो जाए तो ख़वातीन भी ना साथ शामिल हो जाती हैं। तो मेरी अम्मी भी उसमें होगी कि बस ठीक है, ये कर रही है, इसका शौक़ है। तो उस तरह से मैं मीडिया में आई, और बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस। इवन जब मैं गाँव भी जाती हूँ, डेफिनेटली वो आपकी एक वो है, वहाँ से आप इनहेरिटेड हैं, ठीक है, तो उस जगह को आप छोड़ नहीं सकते एट एनी कॉस्ट। और वो आपकी आइडेंटिटी है, बिल्कुल नॉर्म्स वैल्यूज़ आपके वहाँ से हैं। और बड़ा अच्छा लगता है वहाँ जाती हूँ तो एट टाइम्स बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं, तो प्रॉपर वो पूरा नाम लेते हैं ना, हम रुशना ज़मीर से मिलने आए हैं। तो शादी हुई है मेरी कुछ अर्सा पहले। अब वहाँ भी जब जाती हूँ तो वो अक्सर जो मेरी मदर इन लॉ है वो कहती हैं आ जाओ बाहर। तो मैं कहती हूँ किस लिए? कहते हैं मेहमान आए मेहमान आए, वो कह रहे हैं हमें रुशना ज़मीर से मिलना है। तो वो मेरे लिए अच्छा होता है कि हाँ यार एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। ओवरऑल कहीं से रिस्ट्रिक्शन नहीं मुझे मिली, बहुत सारे लोगों को मिलती भी है, लेकिन मुझे कहीं पे भी रिस्ट्रिक्शन नहीं मिली, या मैं बोलूँगी कि कोई बैरियर नहीं आया मेरे से। बड़ी स्मूथ ऑब्वियसली जब आपके फैमिली वाले सपोर्टिव हो ना, तो इंसान को आगे बढ़ने में आसानियाँ होती हैं। और फिर जब आपके वालिद और आपके भाई आपके साथ खड़े हों तो बहुत सारी मुश्किलात तो वैसे ही दम तोड़ जाती हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपने जिक्र किया कि शोबिज़ में भी आपने काफ़ी सारा काम किया, ब्लॉगिंग भी आप करती हैं, फैशन शूट भी आप कर रही होती हैं, बहुत सारी जो है ना पिक्चर्स आपकी हमें सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी मिल रही होती हैं कि आज किसी ब्रांड के साथ शूट कर रही हैं, किसी और ब्रांड। सबसे पहला आपने शूट जो है एज अ ब्लॉगर, एज अ फैशन मॉडल कब किया था? और अब अगर पूछना तो चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं कि सबसे पहली कमाई जो होती है, सैलरी जो होती है एक मीडिया पर्सन की, या जब आप इस फील्ड में आई तो वो कितनी थी? अच्छा, मैं जब स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया मैं बीइंग अ स्टूडेंट मैंने स्टार्ट किया था। मेरी वो फर्स्ट इंटर्नशिप थी जो कि ऑन स्क्रीन ही मेरी इंटर्नशिप थी। उसकी जो मुझे पर उस पर मिलती थी वो मेरे ख्याल से कुछ 4000 थी या 5000 थी, 4-5 साल पुरानी बात है। तो 4-5,000 मुझे पर शो मिलता था, और 1 घंटे का शो था वो। तो वो मेरे लिए एक बड़ी अच्छी पॉकेट मनी थी कि यार अब बीइंग अ स्टूडेंट आपको अपने पैसे आ रहे थे, मैं उसको बड़ा एंजॉय करती थी। और जो पहला मेरा शूट था इस तरह से फ्रीलांस जो मेरा शूट था वो मैंने किया था एक रियल एस्टेट एजेंसी के लिए, और वो मैंने किया था आई थिंक 2020 में मैंने किया था। आज से तकरीबन कुछ 4 साल पहले किया था मैंने। तो वो बस जैसे ही मैं ग्रेजुएट हुई उसके 1 साल बाद जो है वो मुझे एक कंपनी ने अप्रोच किया, और वो भी ऐसे था कि मेरे एक मेकअप आर्टिस्ट थे, उन्होंने कहा कि आप ये इस तरह का फ्रीलांस प्रोजेक्ट कर लें। मैंने कहा यार मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा इस तरह से जाना, लेकिन नहीं, और जाना भी था नौशहरा। अच्छा। तो दूसरे सिटी में जाना, और सुबह के 3 बजे उठ के, आई स्टिल रिमेंबर कि सुबह 3 बजे उठी मैं, और मेरे बाबा मुझे लेके आए, कहते हैं और जो टीम थी उनके साथ उन्होंने मुझे भेजा। और मेरे साथ एक वो डिफरेंट चीज़ भी होती है कि मैं जहाँ भी जाती हूँ टीम में मैं एक वाहिद लड़की होती हूँ, मेरे साथ और कोई लड़की नहीं होती टीम में। तो तब भी यही था, टीम में एक मैं ही लड़की थी।
बट मैं गई, मेरा बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त जब एक्सपीरियंस आप कहीं जाते हैं तो एक्सपोजर उसका चीज़ का हाँ। अलग होता है और बहुत सारी चीज़ें भी मिलती हैं। 4,000 रुपये आपकी पहली सैलरी थी, तो ऑब्वियसली हर इंसान के लिए और बहुत कहते हैं कि पावरफुल होता है कि उसको एनर्जी मिलती है कि यार हाँ मैं सैलरी ले रहा हूँ, तो फिर वो आगे निकलता है। खैर आज के नौजवानों को ये बताना थोड़ा ज़रूरी है कि हमें जब मिलती थी तो 4,000 भी मिलती थी, लेकिन आजकल तो खैर हालात ऐसे हैं कि आपको 10-10 हज़ार भी पर शो मिलता है, 50,000 भी मिलता है, बट वो डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, आपकी स्क्रीन प्रेजेंस के ऊपर, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। खैर आते हैं थोड़ा सा प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर, बहुत सारी हर्डल्स होती हैं। मैं बेसिकली जो क्वेश्चंस अराउंड हैं मेरे वो यही हैं कि हमारी इस फील्ड के अंदर मुश्किलात क्या हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो आज का नौजवान है जो मीडिया फील्ड में आना चाहता है या जो इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहता है, वो किन टिप्स पे इस फील्ड को ज्वाइन कर सकते हैं, किन मुश्किलात जो हमें फेस होती हैं उनसे किस तरह से काबू पाकर वो आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, चैलेंजेस आपको देखिए हर जगह पे फेस करने पड़ते हैं, चाहे आप मीडिया इंडस्ट्री में हैं, चाहे आप किसी हॉस्पिटल में काम करें, किसी स्कूल में काम करें, किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करें, चैलेंजेस आपको हर जगह पे मिलते हैं। आप पे डिपेंड करता है कि आप उस चैलेंज को किस तरीके से लेते हैं। सही, ठीक है, आप उसको किस तरीके से डील करते हैं, आपका इनर सेल्फ क्या कहता है कि यार मैंने इसके साथ किस तरीके से लड़ना है। या तो ये है कि आप क्विट करके आप बोलो कि जी मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज़। ये मैंने किया था, बिल्कुल शुरू में आई तो एक चैनल के साथ मेरा थोड़ा चला, स्टार्ट हुआ। फीमेल्स को ना बड़ा वो फेस करना पड़ता है। मैं कहूँगी हैरेसमेंट तो बहुत ऑड वर्ड हो जाएगा इसके लिए, थोड़ा लाइटर नोट में बोलूँ तो हर जगह पे आके ना कोई वो कोशिश करता है कि हम ट्राई करें। सही। और जब मैं स्टार्ट में आई तो मेरा पहला एक्सपीरियंस था, तो इस तरह से हुआ मेरे साथ। और मैं अगले दिन बॉस के पास ही मैंने कहा मैं घर जा रही हूँ, मैंने नहीं करनी जॉब। सही। वाज वेरी शॉक, क्योंकि मैं उससे पहले 1.5 साल टीचिंग करके आई थी, उसमें मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं, ये टोटली डिफरेंट था। जब ऐसा होता है लाइक सर ये रहा मेरा रेजिग्नेशन, ऑफिस। अब वो कहते हैं लड़की को आए 2 हफ्ते हुए और 2 हफ्ते बाद लड़की कह रही है मैं जा रही हूँ, हाउ कम दिस इज़ पॉसिबल। तो फिर मैंने उनको एक्सप्लेन किया, उन्होंने कहा कि नहीं बेटे ये तो इसका सोल्यूशन होता है, भागना तो हर चीज़ का सोल्यूशन नहीं है, इससे ना आपको भी लड़ना है और हम सब मिलके आपको सपोर्ट करेंगे। खैर उसका सोल्यूशन ये निकला कि वो जो जिसने थोड़ा बहुत तंग करने की कोशिश की थी उसको बिठाया, उसको समझाया कि भाई दूसरों के लिए भी इन्वायरमेंट ना अनकम्फर्टेबल करें, अपने लिए भी ना करें। बट समहाउ वो सॉर्ट आउट हुआ और उसके बाद से ये चीज़ मैंने दोबारा नहीं देखी। फिर आई रियलाइज कि आप अपनी पर्सनैलिटी को किस तरीके से बिल्डअप करते हो, ठीक है, उस तरीके से ही लोग आपको परसीव करते हैं। अगर आप बोल्ड कॉन्फिडेंट जाते हो और आप सामने वाले को ये फील कराते हो कि मुझे कोई डर नहीं है, तो अगला ये समझता है कि हाँ इसको डर नहीं है और मुझे बड़े सोच समझ के अपने अल्फाज का भी चुनाव करना है। ठीक है, एक्शंस तो दूर की बात है, जो अल्फाज बोल रहे हैं वो भी बड़ा सोच समझ के बोलते हैं। उस दिन से मैंने खुद को मॉडिफाई किया और इसमें एक मैं बोलूँगी मेरे फादर का भी रोल है। व्हेन आई वाज इन 10th क्लास, तो वो टीनेज होती है, तो उसमें ना बच्चे बड़ा तंग करते हैं एक दूसरे को, तो मेरी ना तब भी इस तरह की कोई फ्रेंडशिप्स वगैरह नहीं थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी एक फ्रेंड थी, उन्होंने मुझे कहा कि आओ यार ये फलाना लड़का है, वो कह रहा है कि मुझे ये लड़की पसंद है ना। तो अब आई वॉज वेरी स्टूपिड एट दैट टाइम, मुझे कॉन्सेप्ट नहीं था इन चीज़ों का। मैंने कहा यार ये सब तो नहीं है। फिर उसके बाद है उसने तंग करना शुरू कर दिया। तो 3 दिन तो मैं रोती रही। मैंने कहा है मेरे साथ क्या हो रहा है, मैसेजेस कॉल्स, और ज़ाहिर है वो करीब ही घर में रहते थे, तो हाँ मुझे पता नहीं था कि ये है कौन। तो सही उसने मुझे तंग किया कि तुम्हारे घर यहाँ पे ये है वो, इस टाइम तुम कॉलेज जाती हो, इस टाइम से वापस आती हो। बहुत मैं डर गई, पूरी नज़र रखी। हाँ पूरी सर्विलेंस हो रही थी। दिन रात मैसेजेस आते थे और डिफरेंट नंबर से आते थे। बड़ा मैं डर गई। मैंने कहा यार अब मैं क्या करूँगी, मैं किधर जाऊँगी, मैं घर वालों को कैसे बताऊँ। तो 2 दिन जब मैं रोई, तीसरे दिन बाबा ने मुझे कहा बेटे ज़रा टेरेस पे मेरे साथ बात करते। अम्मा अब्बा कहते थे ना आओ ना बेटे ज़रा बात करते, तो अपने अगले पिछले सारे गुनाह याद आ जाते हैं कि पता नहीं कौन सा गुनाह सामने आ गया। तो मैं गई, मुझे था कि शायद उन्होंने कोई टेस्ट पकड़ लिया है जिसमें कोई इधर उधर हुई है। तो खैर मुझे कहते हैं क्यों 3 दिन से रो रही हो। मैंने कहा कुछ भी नहीं। कहते झूठ तो नहीं बोल सकती, तो अब बताओ मुझे। मैंने खैर उनको बताया, मैंने कहा इस तरह से हुआ है। तो उन्होंने मुझे ऐसे ही बोला और कहते हैं तुम ऐसे आई ना घर, तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। दैट वॉज द थिंग जिसने मुझे रियलाइज़ कराया कि आप बाहर जाओ तो आपने किसी को छोड़ना नहीं है। सही जो आए सामने तो हाँ ही साइड कि तुम कत्ल भी कराओ ना तो मैं तुम्हारी बैक पे खड़ा हूँगा, मुझे पता है तुमने कुछ सही रीज़न से ही किया होगा। तो वो बस एक वो चीज़ उसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि यार लाइफ में कुछ भी आए मुझे उसको फेस करना है, और मैं फेस तभी कर पाऊँगी जब मेरे पेरेंट्स मेरी बैक पे होंगे। तो मेरे फादर ने मुझे उस दिन वो कॉन्फिडेंस दिया कि बेटे तुम कुछ भी करो लाइफ में, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। हाँ एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आई उससे कि मैंने ये नहीं सोचा कि यार मैं कुछ भी करूँ। मुझे हर चीज़ का पता है यार मैं कुछ भी करूँ तो मेरे बाप को मैंने उसका जवाब देना है। बिल्कुल। तो बड़ी फिर मैं उसके बाद केयरफुल होगी। और चैलेंजेस आते हैं लेकिन वो थिंकिंग लेके ना मेरे माइंड में वो एक जुमला हमेशा आता है मेरे बाबा के, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। तो उसके बाद मैंने हर चैलेंज फेस किया।
और आते हैं, लेकिन आप पॉजिटिवली हर चीज़ को लें तो ऑब्वियसली कोई भी प्रॉब्लम आता है लाइफ के अंदर, क्योंकि हर्डल्स तो साथ साथ रखिए, हर्डल्स ना हो तो कामयाबियाँ भी आपको नहीं मिलती। वो कहते हैं ना कि थाली में रख के सब कुछ मिलता रहे तो फिर इंसान को मज़ा भी नहीं आता, बट हर्डल्स इटसेल्फ एक बहुत एनर्जी भी देती है इंसान को। खैर अब क्योंकि हमारे यंगस्टर्स हैं, हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग आजकल यूट्यूबर्स बने हुए हैं, व्लॉगिंग कर रहे हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं, और बहुत सारी वीडियोस भी ऐसी आ जाती हैं जो कि नहीं आनी चाहिए सोशल मीडिया के ऊपर, और किसी की पर्सनल लाइफ को डिस्कस करना, और फिर ऐसी चीज़ें, बहुत सारे इश्यूज भी डिस्कस होते हैं हर किसी का। तो आप क्या समझती हैं कि हमारी इन तमाम चीज़ों में जो एज अ यूट्यूबर, एज अ ब्लॉगर, एज अ एंकर, एज अ पॉडकास्ट होस्ट, एज अ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, किस तरह से एक ज़िम्मेदार इंसान को सोच समझ कर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए, स्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए, या अपनी सर्कल में अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने मैसेजेस से उस चीज़ का किस तरह से इस्तेमाल, ताकि पॉजिटिव चेंज आ सके? अच्छा देखें, ये चीज़ ना बड़ी एक अनफॉर्चुनेट भी है, क्योंकि हमने वो जो एक ब्लॉगिंग या वीलॉग्स वाला कल्चर था ना, वो अपने घरों के अंदर ले आए हैं हम, ठीक है। अब अगर मेरे या आप जैसे लोग हैं तो हम स्टूडियोज़ के अंदर एक चीज़ करते हैं, ठीक है। स्टूडियोज़ के अंदर वो चीज़ लिमिटेड है, हमें स्टूडियो के नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ का भी पता है, सेट पैटर्न्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, एक प्रोफेशनलिज्म है। लेकिन यही कैमरा अगर मैं अपने घर ले जाती हूँ तो मतलब घर की एक एक चीज़ उसमें दिखाई दे रही है, ठीक है। मैंने खुद ही दूसरों को चांस दिया कि आप मेरे ऊपर क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं, आप मेरे अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके साथ कोई, आप अगर ऑफिस आते हैं और आपके साथ कोई कुछ तल्ख़ कलामी हो जाती है किसी की, वो बंदा आपकी ना कैरेक्टर पे या पर्सनल उस पर नहीं जाएगा, क्योंकि आपने एक बाउंड्री रखी हुई है कि ये जो दीवार है, इससे पीछे मेरी फैमिली है, इस फैमिली से जो दीवार के इस साइड पे है वो मेरी प्रोफेशनल लाइफ है, इन दोनों को मुझे मिक्स नहीं करना। लेकिन जब आप इन दोनों को मिक्स कर लेते हैं ना, फिर यहाँ के लोग इधर आना शुरू हो जाते हैं, यहाँ वाले वहाँ जाना शुरू हो जाते हैं, फिर आप उस पर कंप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। आजकल मैं देख रही हूँ बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो ब्लॉगिंग करती हैं, व्लॉग्स करती हैं, बड़ा अच्छा कंटेंट भी मिलता है उनका, ठीक है। लेकिन जब दूसरी तरफ उसका ड्रॉबैक देखती हूँ तो बड़ा वर्स्ट ड्रॉबैक है, और ये सिर्फ उनका कसूर नहीं है, ये हम देखने वालों का भी कसूर है। देखिए, पिछली तरह मैं एक कंपैरिजन देख रही थी कि हमारे फ्रिज में क्या है, एक्सप्लोर आवर फ्रिज विद अस, ठीक है। और दूसरा था, वो एक बहुत अच्छे ब्लॉगर का था, और उनका जो व्लॉग था वो इस पे था कि आप मेरे साथ किसी कंट्री का, उन्होंने बोला था कि आप इस कंट्री को मेरे साथ एक्सप्लोर करें। वो जो कंट्री वाला था उस पर मेरे ख्याल से कुछ 4000 व्यूज़ थे, ठीक है। और जो ये था कि आप हमारे फ्रिज को एक्सप्लोर करें, इसके ऊपर कुछ 4 मिलियन व्यूज़ थे। मतलब आपको क्या इंटरेस्ट है कि आप किसी के फ्रिज में देख रहे हैं, देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। आपके अपने फ्रिज में भी वही चीज़ें होंगी, कोई अनोखी चीज़ें नहीं होंगी, नहीं भी so why not to go, हाँ नहीं भी है तो आप वो देख लें। तो ये चीज़ उन्होंने खुद भी मौका दिया है, और फिर हमारी ऑडियंस का भी कसूर है। आप जिस चीज़ को हाइप देते हो, हर बंदा वो करना शुरू हो जाए, क्योंकि ट्रेंड में तो आना है सबको, ठीक है। इससे बचने का तरीका ये है कि आप फिल्ट्रेशन स्टार्ट करें, ठीक है। ब्लॉगर्स के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम जैसे लोगों के ऊपर भी, क्योंकि अभी मैं खुद को एज अ व्यूअर कंसिडर कर रही हूँ, तो हम व्यूअर्स के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ऐसा ट्रेंड या ऐसी चीज़ ना प्रमोट करें जो देखने वाली नहीं है, क्योंकि हम इससे ना नेशन बिल्डिंग होती है, हमारी आगे की नस्लों की ये तरबियत चल रही है इसमें। अगर मैं खुद ये चीज़ देखूंगी या मैं खुद ये चीज़ प्रमोट करूंगी, मेरी आगे की नस्लें भी यही चीज़ प्रमोट करेंगी। क्योंकि जो चीज़ आपकी सोशल मीडिया पे आ चुकी है, जो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी आ चुकी है, तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी। एंड देन दे क्लेम कि पब्लिक का कोई राइट नहीं। आप पब्लिक का कैसे राइट नहीं, आपने उनको अपने घर तक की एक्सेस दे दी है। तो वो वीडियो पब्लिक के लिए तो थी, वो चीज़ जो आपने कंटेंट बनाया है वो पब्लिक के लिए ही है। तो मेरा बेसिकली मैं यही चाहता हूँ कि हम किस तरह से इन चीज़ों को फ़िल्टर्ड करके कुछ ऐसा कंटेंट भी बना सकते हैं जो हमारे मुआशरे के मसाइल को उजागर करे और उनका सोल्यूशन भी बताए, और वो चीज़ें जिनको हम एक ऐसा पैटर्न, जिस तरह भी आपने जिक्र किया, एक अच्छी वीडियो थी उसके 4000, एक फ्रिज की एक्सप्लोर की थी 4 मिलियंस तक चली गई। तो इंटरेस्ट को चेंज करने के लिए, नीश को चेंज करने के लिए हमें क्या ऐसा करना चाहिए ताकि हम एक पाकिस्तानी होने के नाते से पाकिस्तान का इमेज भी बेहतर करें और हमारे मुआशरे का इमेज भी बेहतर। अच्छा देखें, अगर सोशल मीडिया की बात होती है ना, तो सोशल मीडिया बहुत वास्ट है, ठीक है। इसके ऊपर अगर मैं बोलूँ, जैसे मेन स्ट्रीम के ऊपर हमारा एक इदारा है पैमरा, वो इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, फिल्ट्रेशन कर सकता है। इस तरह सोशल मीडिया के ऊपर फिल्ट्रेशन नहीं हो सकती, ठीक है। यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है हमारे लिए इस वक्त। फिल्ट्रेशन किस तरह से होती है, अब इसके लिए ना 3-4 एंटिटीज़ हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं। एक तो पेरेंट्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। हमारे आजकल माँ बाप क्या करते हैं, वो बच्चों को फ़ोन दे देते हैं। साल का बच्चा खुद, वो बीइंग अ मदर या बीइंग अ फादर, वो इतने फेडअप हो जाते हैं तो कहते हैं मेरी जान छोड़ दे, फ़ोन इस्तेमाल कर ले, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उससे बच्चों के लिए भी डिजीज़ बन रही है। ऑटिज़म, जो कि मैं बोलूँगी 3-4 साल पहले ये टर्म कॉमन थी नहीं, आजकल
हर चौथे बच्चे में ऑटिज़म है, ठीक है। अब वो किस वजह से, स्क्रीन टाइम आप ज़्यादा दे रहे हो। बच्चे जो है वो कार्टून से इतने खुद को एफिलिएट कर देते हैं कि वो इंसानों को जानते ही नहीं है। बीइंग अ मदर या बीइंग अ फादर, एक तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने बच्चे के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखो। आप उसको दो लग्जरी लाइफस्टाइल दो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आजकल डिजिटल दौर है, आप उसको फ़ोन दो, टैब दो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप उसका एक स्पेसिफिक टाइम रखो। बेटे ये 2 घंटे आपने इसमें इस्तेमाल करना है, फिर आप ये भी देखो कि मेरा बच्चा क्या देख रहा है, बिल्कुल ठीक है, कर क्या रहा है। आपने वो 2 घंटे अपनी जान तो छुड़ा ली, इट्स ओके, ये ज़रूरी नहीं है कि आप वो 2 घंटे उसके सर पे सवार होकर देख लें। आप अब तो टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, आप हिस्ट्री चेक करें, आप बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, इस तरह से डिफरेंट ऐप्स के ऊपर भी फ़िल्टर्स रखते हैं जिसमें आप कंट्रोल कर सकते हो कि आपका बच्चा क्या देखे क्या ना देखे। जैसे यूट्यूब किड्स है, ठीक है, तो आप फ़ोन में यूट्यूब किड्स इंस्टॉल करें रादर देन कि आप उनको जो मेन यूट्यूब है उसकी एक्सेस दे दें। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेरेंट्स कर सकते हैं। एक बीइंग अ पेरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, फिर उसके बाद जो मीडिया के जितने भी लोग हैं ना उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोगों को क्या दिखा रहे। हमारे ड्रामाज़ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हम ड्रामाज़ देखते हैं वो सेम ही पैटर्न पे ड्रामाज़ बन रहे हैं, इंडस्ट्री के ऊपर भी एक जिम्मेदारी आती है, बिल्कुल उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है। फिर ब्लॉगर्स के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है। अब मैं जब इसकी एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी, जब मैं टीचिंग कर रही थी तो वो मेरी क्लास में ना बड़े थोड़े से बच्चे होते, क्योंकि वो स्कूल का स्टैंडर्ड था कि हमने इस क्लास में इतना ही नंबर रखना है, 12 से 15 बच्चे रखने, इससे ज़्यादा हमने नहीं रखने। अब क्या होता था, एक बच्चा जब शरारत करता था ना तो जो बाकी 11 थे ना वो इकट्ठे हो जाते थे, यार तुम्हें टीचर ने कहा है कि शरारत नहीं करनी तो तुम क्यों, तो वो उसका ना बाइकआउट करते थे काइंड ऑफ, ठीक है। तो मुझे उस पर हंसी भी आती थी, यार छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे का बाइकआउट कर लेते हैं, लेकिन उससे उस बच्चे को रियलाइज़ हो जाता था कि मैंने दोबारा शरारत नहीं करनी, मेरा जो टाइम है उस पर मुझे खेलना भी है, शरारत भी करनी है, लेकिन जिस टाइम कह दिया कि नहीं करनी उस टाइम नहीं करनी। तो ये हम सबकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इस तरह की चीज़ों को बाइकआउट करना शुरू कर दें, ठीक है। जैसे अभी फ़लस्तीन का इशू चल रहा है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमने बाइकआउट किए हैं, व्हाई नॉट टू बाइकआउट दीज थिंग्स एज वेल। ऑडियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसको देखना छोड़ दें, लेकिन वो ये है कि हमारे जहन इस तरह के बन चुके हैं कि हमारी ना क्यूरोसिटी है कि हमने देखना है दूसरे के फ्रिज में क्या है, दूसरे के घर में क्या है, दूसरे के कमरे में क्या है, दूसरे के बेडरूम में क्या है। जब तक ये मेंटालिटी नहीं ख़त्म होती हम पॉजिटिविटी की तरफ नहीं आ सकते। ऑब्वियसली इसके लिए हमें खुद भी सोचना चाहिए कि बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर्स के हम लोग किस तरह से अपने माशरे को चेंज कर सकते हैं, अपने माशरे की वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं, जो कि किसी हद तक हम कोशिश भी कर रहे होते हैं, लेकिन क्या करें कि वो कहते हैं ना कि लोगों का इंटरेस्ट कान पकड़ के हम सीधा नहीं कर सकते, बट हम उन मैसेज को यूज़ करके कुछ ना कुछ कर सकते हैं, ताकि एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते से और एक ज़िम्मेदार मीडिया पर्सनस होने के नाते से हम अपना किरदार तो अदा कर रहे हैं। तो खैर उम्मीद करते हैं कि ये लोग अपने आप को तो सुधारेंगे ही, लेकिन हमारे माशरे को भी सुधारने की कोशिश भी करेंगे। आजकल हमारी जितनी भी यंग लॉट है जो यूनिवर्सिटीज़ में बैठी हुई हैं, ओबियसली हर किसी के पास मोबाइल है, कंटेंट बना रहा है। कंटेंट बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं, क्योंकि आप खुद भी कंटेंट बनाती हैं, इंपॉर्टेंस उसकी क्या है कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और उनको किस तरह से मासेस तक पहुंचाना चाहिए ताकि आपका एक अच्छा इमेज बिल्ड हो। अच्छा, कंटेंट में बहुत डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार मैं कंटेंट बना रहा हूँ तो मेरे पास एक अच्छा कैमरा होना चाहिए, एक अच्छा फ़ोन होना चाहिए। आई डोंट थिंक सो कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। हाँ, समहाउ इसकी इंपॉर्टेंस को डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि सोनली यही इंपॉर्टेंट है तो नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे पास आईफोन है तभी हमारी वीडियो चलेगी वरना नहीं चलेगी। ऐसा नहीं है, आप एंड्रॉयड फ़ोन से भी बहुत अच्छी वीडियोज़ बनवा सकते हैं। एक तो आपको एडिटिंग का स्किल आना चाहिए, ठीक है। आप जो अपनी वीडियो बना रहे हैं वो किस एंगल से बना रहे हैं और उसको किस तरीके से आप एडिट कर रहे हैं वो बड़ा मैटर करता है। मैं फॉर एग्जांपल अगर एक जगह पे जाती हूँ और मैं बहुत अच्छी जो है ना वो क्लिप्स इकट्ठे कर लेती हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मैंने इसको कैसे असेंबल करना है, कैसे मैंने इसको एक प्रॉपर वीडियो बनानी है, वो सारी जो मेरी एफर्ट है वो ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैंने देखना है कि मैं क्या कंटेंट देना चाह रही हूँ लोगों को, क्या वो मेरा मैसेज जो है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना, मुझे ऑडियंस की पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, क्योंकि हो सकता है मेरे लिए फॉर एग्जांपल मेरा मेकअप करना जो है वो एक बेस्ट चीज़ हो कि यार मैं मेकअप करके दिखाऊं, लेकिन क्या ऑडियंस आपका मेकअप देखना चाहती है, आप वो देखें, ठीक है। आप उनको क्या देना चाह रहे हो आप, और सेकेंडली आपकी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बीइंग रिस्पॉन्सिबल, अगर आप ये सोचो यार जो मैं कंटेंट दे रही हूँ वो आगे मेरे लिए फ्यूचर के आउटकम्स लेके आएगा, कल को मुझे इस पर रिग्रेट तो नहीं करना पड़ेगा कि मैंने क्या दिया और इसका क्या बेनिफिट हो रहा है, वो चीज़ें आप देखें, ठीक है। थर्डली रिसर्च करना बड़ा ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, फ़ोन उठाए, हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आ गई और मैं आज आपको ये बताने जा रही हूँ, आगे मुझे कुछ भी नहीं पता लेकिन बस मैंने बोलना है चैटर बॉक्स की तरह। दैट्स कम्प्लीटली अ ज़ीरो थिंग। जब तक आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है, आपने उसको पढ़ा नहीं है, आपने रिसर्च नहीं की, तब तक वो चीज़ यूज़लेस है। बहुत सारे मैं बोलूँगी सोशल मीडिया पे लोग आते हैं या ब्लॉगिंग करते हैं या वीलॉग्स बनाते हैं जो कि न्यूज़ से रिलेटेड होते हैं और अगले दिन आके वो उस पर माफ़िया मांग रहे होते हैं। आप
उसके ऊपर रिसर्च करेंगे तो शायद आपको अपोलोजाइज ना करना पड़े, ठीक है। अच्छा, वो एक फेक न्यूज़ होती है, वो एक बंदे से जाती है क्योंकि शेयर होती जा रही, आपने उसको ऑथेंटिकेट किया ही नहीं है, वो चीज़ भी ना बड़ी लेम उसमें चली जाती है और वो फिर आपकी वो क्रेडिबिलिटी जो होती है वो भी उसमें ख़त्म हो जाती है। तो रिसर्च वर्क बड़ा ज़रूरी है। जो भी ब्लॉग बना रहा है, वीलॉग बना रहा है, ये कंटेंट क्रिएट कर रहा है, आप रिसर्च करें। ज़रूरी नहीं है कि आप न्यूज़ के कंटेंट की रिसर्च करें, आप मेकअप करना चाह रहे हैं, आप मेकअप में भी देखेंगे यार मैं किस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही हूँ, मैं किस तरह का मेकअप, और ये लोगों को बताएं, ज़रूर बताएं कि ये चीज़ मुझे सूट करती है। दैट डजंट मीन कि आप सबको सूट करेगी। हाँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ बस, ठीक है, कर रही हूँ तो फिर आप ये मेरी प्रोडक्ट है, ये मेरी चॉइस है, ये मेरी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग है, चाहे कुछ भी हो, चाहे आपकी ड्रेसिंग है, चाहे मेकअप है, कुछ भी है, एनीथिंग उनको बताएं। और अगर आप कोई न्यूज़ दे रहे हैं उसमें भी ये बताएं कि ये मेरा ओपिनियन है, ये फैक्ट नहीं है, ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है, मैं ऐसा समझती हूँ या मैं ऐसा समझता हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि ये खबर इस तरीके से है तो मैं आपको इस तरीके से पहुंचा रहा हूँ। बाकी आपके पास अपने कान हैं, आपके पास अपनी आंखें हैं, आपके पास अपना दिमाग है, विजुअलाइज करें, एनालाइज करें और देखें दोनों साइड क्या है, तस्वीर के दोनों रुख क्या है वो देखें और उसके बाद आप उसको एनालाइज करें। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों को बताएं कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये फैक्ट एंड फिगर नहीं है, ठीक है। रिसर्च आप उसके बाद उसको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं, ठीक है। इसके अलावा आपकी एडिटिंग स्किल बहुत मैटर करता है, ठीक है। और लास्टली मैं बोलूँगी आपकी अपीयरेंस बड़ी मैटर करती है। आप वेल ड्रेस्ड हैं, लोग आपको देखना पसंद करते हैं, ठीक है। मैं अगर आज बैठ जाऊँ और मेरे बाल ना धुले हुए, मेकअप के बगैर बैठ जाऊँ, नोबडी वुड लव टू सी मी, ठीक है। इसलिए क्योंकि वो अपने इर्द गिर्द ऐसी शक्लें देख के तंग आए होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बल्कि खुद को शीशे में देख के तंग आते हैं कुछ इस तरह के लोग। आप अगर किसी दूसरे को देखना चाह रहे हैं, आप एक प्लेजेंट अपीयरेंस देखना चाह रहे हैं, व्हाई नॉट टू बी अ प्लेजेंट अपीयरेंस, ठीक है। आप बैठे एक अच्छी शक्ल के साथ बैठे, ब्यूटी की बात नहीं करी लेकिन नीट एंड क्लीन। ये सारी चीज़ें जब मिलती हैं तो कंटेंट बनता है ना। तो बड़ी अच्छी बात की आपने कि सबसे पहले रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। फेक न्यूज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा चर्चा रहता है हमारे यहाँ, और ओबियसली बहुत सारे हमारे सहाफ़ी हज़रात जितने भी हैं वो बिना तस्दीक की चीज़ें जब शेयर कर देते हैं, बाद में पता चलता है ये तो बात हुई नहीं। तो ज़राए से ख़बरें भी चल जाती होती हैं लेकिन बाद में वो ख़बरें नहीं होती। लेकिन ज़राए से चलने वाली ख़बर कदरे बेहतर है कि आप परफेक्ट ख़बर दे दें और बाद में वो फेक हो जाए। खैर, ये हमारी ज़िम्मेदारी फिर वो आ जाती है, बेंगा पाकिस्तानी, बेंगा जर्नलिस्ट, हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम लोग तहकीक करके वो चीज़ दें जो ऑथेंटिक हो, जिस पे कल को हमें शर्मिंदा ना होना पड़े। मैं, क्योंकि हमारे पास वक्त भी बहुत कम है, मैं चाहूँगा कि अभी क्योंकि आपने बहुत सारी फील्ड्स में काम किया है, अपनी फील्ड के अंदर भी डिफरेंट फील्ड्स हैं हमारी जिसमें आपने काम किया है, आपने होस्टिंग की है, आपने एंकरिंग की है, आपने मॉडलिंग की है, क्या ऐसी फील्ड है जिसमें आपने काम किया है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया हो या आपने समझा हो कि ये मेरे लिए परफेक्ट काम है? अच्छा, मुझे होस्टिंग में सबसे ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि एक तो ये है कि आपका लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है, आप लोगों को एक्सप्लोर करते हैं, एक्सपोजर। और उससे मैं कहूँगी कि जैसे आप ये होता है ना कि एट टाइम्स आपको अगर स्कूल कॉलेज में याद हो कि जो टीचर पढ़ाता था अक्सर वो चीज़ याद नहीं होती, लेकिन जब दोस्त पढ़ाता तो बड़े अच्छे से याद हो जाए। और वो किस लिए याद होती है? देखिए, वो एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट वो आपको दे रहे हैं, ठीक है। टीचर का डर भी है, खौफ भी है, वो सारे मल्टीपल फैक्टर जो है ना वो इंक्लूड हो जाते हैं उसमें। पोलाइट टीचर क्यों हमारा फेवरेट होता था? इसलिए क्योंकि हमें डर नहीं होता कि यार मैंने सवाल भी कर दिया, टीचर ने मुझे कुछ नहीं कहना। दोस्त के साथ भी वही फैक्टर है। अब ये जो मेरी फील्ड है होस्टिंग वाली, इसमें मैं इसलिए एंजॉय करती हूँ क्योंकि मैं लोगों से बहुत कुछ सीखती हूँ। एट टाइम्स ये होता है कि मैं समझती हूँ कि यार ये पर्सनैलिटी जो आ रही है बड़ी रूड है, मतलब वो एक परसेप्शन बनी हुई है ना। मैं देखूँ किसी एक्टर को, मैं देखूँ, मैंने सुना होगा कि यार इसका तो ये स्कैंडल बना था, ये तो बहुत रूड है, ये बहुत बदतमीज़। लेकिन जब मैं उससे पर्सनली मिलूँ तो कम्प्लीटली डिफरेंट वर्जन होता है। देन आई रियलाइज़ कि नहीं यार, जो मैंने सुना था वो डिफरेंट था, अब जो मैं मिल रही हूँ वो डिफरेंट है। तो हाँ, एक पर्सनैलिटीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए वो मज़ा आता है। और दूसरा ही आपको नॉलेज बहुत मिलता है क्योंकि डेफिनेटली आपके सामने जो गेस्ट बैठा है वो अपना माइंड लेके बैठा हुआ है, उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि मेरे पास तो सिर्फ चंद सवालात होते हैं, सेट पैटर्न है जो मैंने उनसे पूछना है, लेकिन वो जो मुझे डिलीवर कर रहे हैं उससे मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि अच्छा ये चीज़ भी हो रही है। एट टाइम्स लोगों को हिस्ट्री का पता होता है, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के बारे में मुझे बहुत डिफरेंट चीज़ें पता चली जो पता ही नहीं थी, कभी हमने पढ़ने की कोशिश नहीं की। क्योंकि आप पहले स्पोर्ट्स के प्रोग्राम करती हैं, जब आप पॉलिटिक्स में किया है, लेकिन न्यूज़ में भी ना बस आप एक लकीर के फ़कीर बने कि जो खबर आ रही है बस आपने वही पढ़नी है, ठीक है। लेकिन जब आप होस्टिंग की तरफ आते हो या आप इस तरह की पर्सनैलिटीज़ के साथ इंटरव्यूज़ करते हो, तब आपको अंदर की बातें पता चलती है। अच्छा, इसका
जो है ना, जो पीछे बैकग्राउंड था वो ये था, ये चीज़ इस तरीके से आई थी, और हर एक का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसमें भी फिर आपको मज़ा आता है कि आप वो एक ना 1-on-1 गेम खेल रहे होते हैं ना, कि अच्छा मुझे तो दूसरे बंदे ने ये बताया था, आप ये कह रहे हैं, तो इसमें सच क्या है, तो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ आते हैं। तो होस्टिंग सो फार जो है वो मैंने सबसे ज़्यादा इंजॉय की है इन 4 से 5 साल, और इसीलिए आपने ज़्यादा होस्टिंग ही कर रही हैं अभी तक ना। अच्छा, हम क्योंकि देखते हैं कि हमारी जितनी भी मीडिया फील्ड है इसमें बहुत सारे लोग हैं जो अपना नाम बनाना चाहते हैं, और बहुत सारे लोगों के नाम बनते भी हैं और बहुत सारे लोगों के नाम डूबते भी हैं। हाँ, हमें एक चीज़ बताई गई थी, कैमरा आपको सिर्फ एक बार चांस देता है, बार बार चांस नहीं देता। ठीक है, अगर आप कैमरे को पसंद आ गए तो फिर आप लॉन्ग टर्म चल सकते हैं, और अगर आप नहीं पसंद आए तो फिर आपके लिए ज़्यादा देर कैमरा स्क्रीन जो है वो आपको बर्दाश्त नहीं करती। हम लोग देखते हैं कि आजकल के नौजवान कैमरे के आगे आने का बहुत शौक़ होता है, तो आप क्या समझती हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगी स्पेशली फ़ीमेल्स को, क्योंकि आप खुद फीमेल हैं, तो किस तरह से कैमरे के सामने ख़ुद को लाया जाए या किस तरह से ख़ुद को प्रेजेंट किया जाए ताकि वो लॉन्ग टर्म सोसाइटी के ऊपर भी अपना इम्पैक्ट डाल सके और अपना नाम भी बना सके? अच्छा, मैं ना आपकी इस बात से डिसएग्री करूँगी कि कैमरा आपको एक ही बार चांस देता है, क्योंकि लाइफ में ना आपको हर चीज़ के मल्टीपल चांसेस मिलते हैं। ठीक है, वो कहते हैं ट्राई 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 अगेन। ठीक है, तो आप जब तक कोशिश करते हैं आपको कहीं ना कहीं चांस मिल ही जाता है, और ये मैंने बहुत सारी लाइव एग्जांपल्स देखी हैं, अपने दोस्तों की देखी हैं, जो मेरे कोलीग्स हैं उनकी देखी हैं। एक जगह अप्लाई किया नहीं हुआ, दूसरी जगह अप्लाई किया नहीं हुआ। अप्लाई करने की बात मैंने नहीं की है, अच्छा, मैंने एक चैनल ने रिजेक्ट की बात की, मैंने ये किया कैमरे के ऊपर, दिया। क्योंकि ऑब्वियसली जब आप कैमरे के सामने आते हैं ना, तो कैमरे को अगर आप पसंद आ गए तो फिर आप चांस 1000 लें, लेकिन अगर आप कैमरे को पसंद नहीं आएंगे तो कैसे? आप फॉर एग्जांपल देखें, मैं अगर किसी की एग्जांपल ले लूँ, ठीक है, एक शख्स है जो कि न्यूज़ के लिए बार बार अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और उसको ये कहा जा रहा है कि तुम न्यूज़ में नहीं हो, तुम मिसफिट हो। ठीक है, तो वो दैट डजंट मीन कि कैमरा आपको एक ही चांस दे रहा है। ठीक है, उसको चाहिए कि वो अपनी पर्सनैलिटी को एक्सप्लोर करे कि यार मैं न्यूज़ के लिए हूँ या नहीं हूँ, कि हो सकता है मैं प्रोग्रामिंग के लिए हूँ, हो सकता है मैं जो है वो किसी अच्छे शो को होस्ट करने के लिए हूँ। ठीक है, तो आप अपने आप को एक्सप्लोर करें कि आप कहाँ पे फिट इन होते हैं। ठीक है, शुरू में जब मैं आई थी तो मुझे न्यूज़ पढ़ने का बहुत शौक था, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आई रियलाइज कि नहीं, मैं देख के नहीं पढ़ सकती, मैं ज़्यादा देर फोकस नहीं रख सकती उस पर, मैं बातें ज़्यादा करती हूँ। क्योंकि वो फिर लिखा हुआ जो है ना वो पढ़ना पड़ता है। हाँ, मुझे खुद से ज़्यादा बोलने की आदत है। आई रियलाइज़ कि नहीं, मैं ये 4-5 लाइनें या 4-5 सफ़े में देख के नहीं पढ़ सकती। ठीक है, मैं उस पर नहीं कर सकती, मेरी रीडिंग उस तरह से अच्छी नहीं। तो मैंने रियलाइज़ किया कि मैं खुद ज़्यादा अच्छा बोलती हूँ, तो मुझे होस्टिंग की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो ये है कि आपको चांसेस मिलते रहते हैं, आप शायद एक जगह पे मिसफिट हो रहे होते हैं, वो इसलिए क्योंकि आप दूसरी जगह के लिए फिट हैं, तो ट्राई करते रहें, आपको कहीं ना कहीं चांस मिलता है। सेकंड बात आ गई बीइंग अ फीमेल। ठीक है, फीमेल्स को मेरा यही मैसेज होगा, यंग फीमेल्स को मेरा यही मैसेज होगा कि आप क्वालिटी को प्रेफर करें रादर देन के क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि आप शोबिज़ इंडस्ट्री में आते हो या आप मीडिया इंडस्ट्री में आते हो तो बहुत भर भर के पैसा है। बहुत गलत फहमी आपकी। ये दूर करने गलत फहमी है, बिल्कुल दूर कर लें, बिल्कुल भर भर के पैसा नहीं है। ठीक है, हाँ कुछ लोगों को मिलता है, लेकिन यू मस्ट रियलाइज कि उनकी सालों की मेहनत बिल्कुल है, मेहनत तो लाजमी है ना, 30 साल की 40 साल की मेहनत है, उसके बाद आपको ये चांस मिलता है कि आप लाखों कमा रहे हैं, वरना ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। पीपल डोंट रियलाइज। एक शो अगर फॉर एग्जांपल आप ईद शो रिकॉर्ड करते हैं, इनको नहीं पता कि जो 2.5 घंटे का आपके सामने शो आता है उसमें कितनी मेहनत लगती है, वो कितनी मेहनत होती है। एट टाइम्स वो 12-12 घंटे की रिकॉर्डिंग होती है। ठीक है, 12 घंटे की है, 14 घंटे की है। मुझे याद है कि हमारी जब लास्ट टाइम जब मैं हम में थी तो ईद शो की रिकॉर्डिंग थी और हम 14 घंटे सेट पे ही थे। ठीक है, और 14 घंटे सेट पे रहना बड़ा मुश्किल काम है। आपने मेकअप किया और सब बड़ा इरिटेटिंग हो जाता है। हाँ, और उसके बाद अगले दिन आपने 3 घंटे की आपने नींद करनी है और अगले दिन आके आपने दोबारा अपनी वो न्यूज़ कंटिन्यू करनी है। तो ये चीज़ लोगों को रियलाइज़ नहीं होती। वो कहते हैं बड़ी अच्छी लाइविश लाइफ गुजारे, हम जाएंगे मीडिया इंडस्ट्री में, वो मिला, हम फेमस हो गए और उसके बाद हमारे पास धड़ाधड़ पैसे आ जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हर चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है। वो कहते हैं नथिंग कम्स फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आप एफर्ट करेंगे, उसके बाद ही आपको कोई चीज़ मिलेगी, और बड़े धक्के खाने पड़ते हैं। बिल्कुल, ऑब्वियसली नाज़रीन, मेहनत का फल ही मिलता है तो इंसान जो है ना तरक्की की मंजिल तय करता जाता है। लेकिन अगर आप मेहनत ही नहीं करेंगे तो फिर ना तरक्की मिलनी है, ना पैसा मिलना है, ना मंजिल मिलनी है। और अल्लाह ताला ने भी कहा है कि इंसान मेहनत करेगा तो उसका फल उसको ज़रूर मिलेगा। बहुत शुक्रिया रुशना, आपने हमें वक्त दिया। बहुत सारी बातें और भी करनी थी लेकिन वक्त की कमी की वजह से हम चाहेंगे कि फिर कभी मुलाकात करवाएंगे आपकी नाज़रीन को। और बहुत सारी चीज़ें भी रहती हैं वो नेक्स्ट किसी पॉडकास्ट में जो है ना आपसे पूछ कर हम नाज़रीन तक पहुँचाएँगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने भी जो बातें आज रुशना ने कही, क्योंकि हमने इनको आज मदू ही इसीलिए किया था कि एक यंग होस्ट जो हैं वो मौजूदा दौर के जो चैलेंजेस हैं
उनसे नबुर्द आज़मा होकर अपना नाम बनाते हैं तो किस तरह से बनाते हैं, क्या मुश्किलात आती हैं और उन मुश्किलात को ओवरकम करते हुए, उन पर काबू पाते हुए, उन चैलेंजेस से निपटते हुए अपना नाम बनाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इनके एक्सपीरियंस से आपको कुछ ना कुछ सबक ज़रूर मिला होगा और इनकी बातों से भी, ताकि हमारे मुआशरे में जो हमारा पॉजिटिव इमेज है उसको किस तरह से बनाना है, किस तरह से आगे लेके चलना है, उन तमाम चीज़ों पर भी आज इन्होंने बात की। फिर हाज़िर होंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। मुझे देंगे अपने मेज़बान मलिक अली रज़ा को APP की पूरी टीम के साथ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।